Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubaya Classes। तो आज इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक्स दिया गया है उस लिंक्स पे क्लिक कीजिए, आप लोगों को वो टॉपिक्स मिल जाएगा। अगर वो टॉपिक्स आप लोगों का क्लियर हो गया तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एक ऐसा बैलेंस शीट है जहाँ पे हम लोग ये तीनों स्टेप्स के बाद, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने के बाद कितना एटीपी जनरेटेड हो रहा है, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करके जो शीट बनाया जाता है, जो चार्ट के फॉर्म में आता है, जो टेबल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो अभी देखते हैं पहले कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। अभी ये चीज़ समझने के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है सबस्ट्रेट लेवल एटीपी सिंथेसिस, जहाँ पे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्टेड होने के टाइम डायरेक्टली एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है, और दूसरा है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो ईटीएस के टाइम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उस सिस्टम में NADH2 और FADH2 जैसे एटीपी सिंथेसाइज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दोनों चीज़ आपको अलग अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, तब उसका टोटल हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग को नेट रिजल्ट मिलेगा कि नेट कितना एटीपी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन से तैयार हो रहा है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम लोग देखते हैं तो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी आपको मिलता है 2 क्यों है? आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए और ध्यान से सुनिए कि हम लोगों को मालूम है कि 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्टेड हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, इस दौरान एडीपी से एक एटीपी जनरेटेड हुआ था। तो एक एटीपी यहां से आया, दूसरा एटीपी कहां से आ रहा था? दूसरा आपका आ रहा था, मैं यहां पे लिख देती हूं, दूसरा आपका आ रहा था फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। मैं पेप लिख रही हूं इसको। यहां से जब आप लोग पाइरुवेट सिंथेसिस कर रहे थे तब एडीपी से एटीपी बन रहा था। यहाँ पे मैं एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देती हूँ। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना। तो दो सबस्ट्रेट लेवल एटीपीज आपको मिल रहा है। और एक क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे एक NADH2 भी हम लोगों को मिला था। तो अभी NADH2 कहाँ से मिला था? हम लोग को मालूम है कि 3PGAL मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से जब हम लोग उसको 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे, इस टाइम भी आप जानते हैं कि NAD+ से NADH+H+ बना था। अब हालांकि ये NADH+H+ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से एटीपी सिंथेसाइज करेगा, लेकिन इसको हम लोगों को काउंटिंग में लेना है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका एक पाइरुवेट के लिए है, लेकिन हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पाइरुवेट मिल रहा है, तो हम लोग के पास 2 NADH+H+ आया ना। तो अगर आपके पास 2 NADH2 आया, इसको हम लोग NADH2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 H+ यहाँ पे है। तो हम लोगों को मालूम है कि एक NADH2 से, मतलब 1 NADH2 कैन सिंथेसाइज 3 ATPs। 1 NADH2 कैन सिंथेसाइज 3 ATPs। तो आपको 2 NADH2 से कितना ATPs मिलेगा? 6। 2 × 3 मतलब 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि NADH+H+ से वी आर गेटिंग 2 NADH+H+ है, तो 3 × 2 मतलब हम लोगों को टोटल 6 ATPs मिल रहा है। अब इसका अगर टोटल करें तो ये आता है 8 ATPs। अब देखिए ये 8 ATPs आप लोगों को सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ही मिल रहा है। अभी ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATPs मिलने के बाद हम लोगों को क्रेब्स साइकिल में कितना ATPs मिल रहा है वो देख लेना चाहिए। तो क्रेब्स साइकिल में भी हम लोगों को एक सबस्ट्रेट लेवल ATP मिलता है।
ओनली वन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल आपको दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए NADH2 FADH2 कहाँ सिंथेसिस हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि आइसोसाइट्रेट जो कंपाउंड था वहाँ से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बना तब आपको एक कन्वर्शन दिखने के लिए मिलता है NADH प्लस NADH2, ये एक हो गया। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या कन्वर्टेड होता है, किस में कन्वर्टेड होता है, सक्सिनाइल कोए। अब इसके टाइम भी आपको एक NAD प्लस का रिडक्शन होता हुआ नजर आता है। हो गया। सक्सिनाइल कोए से मिलता है सक्सीनेट। सक्सीनेट के टाइम जब कन्वर्शन होता है तब यहाँ पे आपको डायरेक्टली एटीपी सिंथेसिस देखने के लिए मिलता है। एटीपी आपका एडीपी से बनता है, एडीपी से एटीपी बन रहा है। तो ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में बन रहा है। एक ही एटीपी सिंथेसाइज्ड होता है, तो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब ये सक्सीनेट जो है यहाँ से बनेगा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट बनने के टाइम मैंने बोला था F है यहाँ पे, इसका मतलब आपका यहाँ पे ही FAD प्लस का रिडक्शन होता है FADH2 में। तो चलिए इसका रिडक्शन हो गया FADH2 में। फ्यूमरेट से फाइनली क्या बनेगा, मैलेट। मैलेट से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट। अब मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, इस दौरान भी आपको एक NAD का रिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को NADH2 यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है। तो क्रेब्स साइकिल में आपको डायरेक्टली 3 NADH2 मिलता है। इसके साथ और एक NADH2 आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, वो है ये। जब पाइरूवेट से हम लोग एसिटाइल कोए का कन्वर्शन देखते हैं, इस वक्त भी आपको एक NADH2 मिलता है ना। तो कितना NADH2 हुआ आपके पास अभी, 1 2 3 एंड 4। तो सबस्ट्रेट लेवल ATP मिला एक। अभी NADH2 से कितना ATP मिलेगा, कितना NADH2 है, देयर आर 4 NADH2s। कितना ATP सिंथेसाइज्ड होगा, 1 NADH2 कैन सिंथेसाइज 3 ATPs, देन 4 NADH2 विल सिंथेसाइज 3 into 4 मतलब 12 ATPs। 12 ATPs हो गया। अभी एक सबस्ट्रेट लेवल बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी एक क्या बाकी है, FADH2 को भी कैलकुलेट करना है। तो FADH2 तो सिर्फ आपको क्रेब्स साइकिल में ही मिलता है, ये आपका क्रेब्स साइकिल है। यहाँ पे ही सिर्फ आपको FADH2 का रिडक्शन मतलब रिड्यूस होता है FAD प्लस। ये जो FADH2 बना ये एक बना, लेकिन 1 FADH2 कैन सिंथेसाइज 2 ATPs। तो अभी सब आप कैलकुलेट कीजिए एक साथ। यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 2 मतलब 14 हुआ। यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल ATP भी है मतलब 15 हो गया। तो आपके पास क्रेब्स साइकिल में से 15 ATPs आ रहा है। अभी मज़ेदार बात ये है कि हम लोगों को मालूम है ग्लाइकोलाइसिस से कितना पाइरूवेट जनरेटेड हो रहा था, 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स आ रहा था ना। तो अभी 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स ही तो एसिटाइल कोए में कन्वर्टेड होगा। 2 मतलब आप सोच लीजिए कि पाइरूवेट 2 है, इसका मतलब क्रेब्स साइकिल भी 2 बार हो रहा है। ऐसा अगर हम लोग सोच लेते हैं तब आपको ये जो टोटल 15 ATP आपको एक ही क्रेब्स साइकिल से मिलता है। ओनली 1 साइकिल, 1 क्रेब्स साइकिल, आपको सिर्फ एक ही क्रेब्स से आपको ये 15 ATPs मिल रहा है। तब आपको क्या करना है, 2 पाइरूवेट के लिए 2 क्रेब्स साइकिल कैलकुलेट करना है। तो 15 into 2 आपका आ गया 30 ATPs। अभी देखिए बहुत आसान है। ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP मिला था, 8 ATPs मिला था। क्रेब्स साइकिल में कितना मिल रहा है आपको, 30 ATPs मिल रहा है। तो 30 प्लस 8 ATPs आपका कुल मिला के टोटल हो गया 38 ATPs। ये आपका नेट रिजल्ट है आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी आपको और एक चीज़ ध्यान में थोड़ा सा रखना है। बहुत बार हम लोग कुछ बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं कि 38 ATPs की जगह 36 ATPs लिखा रहता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कौन सा चीज़ हम लोग फॉलो करें, कौन सा आंसर करेक्ट है। एक्चुअली 2 ही आंसर करेक्ट है। आपका 38 ATP वाला आंसर भी करेक्ट है, 36 वाला आंसर भी करेक्ट है। अभी कैसे करेक्ट है, करेक्ट इसीलिए है जब आपको पूरा ये आपका नेट रिजल्ट है 32 ATPs। कभी कभी क्या होता है, ये एसिटाइल कोए एक्टिव
ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, ये एसिटाइल-CoA माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तभी ना क्रेब्स साइकिल बनेगा। ये मानिए कि आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सहायता से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कर रहा है। तो हम लोगों को मालूम है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है वो ये नेट रिजल्ट से हम लोग इसीलिए 2 एटीपी निकाल देते हैं। तो इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 2 एटीपीज फ्रॉम द 38 एटीपीज टोटल जो रिजल्ट है, तो हम लोगों को मिलता है 36 एटीपीज। तो आपका दोनों ही आंसर सही है। बुक्स में दोनों ही, कभी कभी 2 चीज़ भी लिखा रहता है, कभी कभी 1 लिखा रहता है। तो जो भी लिखा रहा सेम है। आपको सिर्फ ये जानना है, जहाँ पे 38 लिखा है इसका मतलब आपको यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट, बिना कैलकुलेट किए बता रहा है, और जहाँ पे 36 लिखा है वहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी यूटिलाइज्ड हो रहा है वो सब्सट्रैक्ट करके फाइनल आंसर बताया जा रहा है 36 एटीपीज। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आप लोग अभी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर नीट 2021 से पहले आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपको आपका सवाल का जो जवाब है वो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।